नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। अगले आधे घंटे तक हमारे 4 मेहमान हैं जो आज आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे, आपकी तमाम उलझनों को दूर करेंगे और कमोडिटी मार्केट पर बेहतरीन राय आपको हम दिलवाएंगे। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय करवा देता हूं। अंकित कपूर हैं कमोडिटीज समाचार सिक्योरिटीज के। अमित खरे हैं जीसीएल से। अमित गोयल हैं पेस 360 के चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं और अमित शर्मा हैं टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। सबसे पहले शुरुआत करूंगा अमित गोयल साहब आपके साथ, और चांदी से के साथ शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि चांदी में एक जबरदस्त रैली का दौर चल रहा है और वापस से जो मोमेंटम हम अक्टूबर के महीने में देख रहे थे वही मोमेंटम वापस से दिख रहा है। इस हफ्ते 10,000 रुपए से ज्यादा चांदी महंगी हो चुकी है। क्या इस चांदी की इस तेजी पर आप क्या कहेंगे, आपकी राय क्या बन रही है? विश्वमोहन जी नमस्कार। देखिए, मेरा व्यू जो है नमस्कार वो सर। अभी भी यही है कि ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस ये एक बबल जो है वो बन गया है। आई थिंक चांदी एक ज्यादा बड़ा बबल है, सोना भी आप एक बबल कह सकते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी बबल का कोई टॉप या बॉटम तय कर पाना या सोच पाना वो तो तकरीबन असंभव है। मगर जिस तरीके का हमने प्राइस एक्शन पिछले कुछ महीनों में देखा है, जिस तरीके के हमने ईटीएफ फ्लोज देखे हैं, जिस तरीके से हाजिर मंडी में जिस तरीके से हमने लोगों का एक दीवानगी हमने देखी है पिछले कुछ महीनों में, तो ये सारी चीजें एक ही चीज को पॉइंट करती हैं कि जिस तरीके से 2011 सितंबर में एक बहुत बड़ा बबल बन गया था और उसके बाद सोना और चांदी बिल्कुल काफी नीचे आ गए थे आने उसके अगले 2 सालों में। मेरा ऐसा मानना है इस बार भी ये एक ऐसा बबल बना है। और ये देखिए, अक्टूबर में चांदी का टॉप बना 54.49 स्पॉट पे। फिर दोबारा नवंबर के फर्स्ट हाफ में हमने लेवल देखा 54.39, और आज भी हम उसके काफी करीब आ गए थे। और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर हम आने वाले कुछ दिनों में उस लेवल को क्रॉस करके अगर ये 55 या सवा 55 या 55.5 भी चांदी हो जाए तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। मगर मैं फिर भी यही कहूंगा कि लॉन्गर टर्म ये बबल है, और यहाँ पे जो खरीदार हैं या तो वो इतने स्मार्ट हों और इतने क्विक हों, इतने एजाइल हों कि वो सही मौके पे प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं। मगर जो यहाँ पे लॉन्गर टर्म के लिए ले रहे हैं उनको जो है आने वाला 1 साल जो है उनको काफी पेन और काफी पीड़ा जो है उनको आभास होएगा उसका। ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म निवेशकों को तो खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। जो ट्रेडर्स हैं, जो फास्ट इन एंड आउट कर सकते हैं और टेक्निकल लेवल्स को अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट करते हैं, आई थिंक शायद उनके लिए तो ये अभी ट्रेड बरकरार रहेगा आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। ओके। सर, लेकिन अगर कौन सा एसेट क्लास आपको पसंद आ रहा है अभी अभी के मौजूदा माहौल में, आप किस तरह की स्ट्रेटजी ज्यादा आप अपने क्लाइंट को सुझा रहे हैं, अमित गोयल जी? तो विश्वमोहन जी देखिए, अभी पीछे जब निफ्टी गिरा था 25,000 के ऑलमोस्ट करीब था, तो हमें ये जरूर लगता था कि निफ्टी में इक्विटी में लार्ज कैप्स जो हैं वो अच्छा कर सकते हैं। हमें बैंकिंग अच्छा लगता था, हमें निफ्टी अच्छा लगता था, हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा लगता था, और हमने ये जो है कई प्लेटफॉर्म पे हमने इन चीजों का जिक्र भी किया था। अब खैर बहरहाल निफ्टी इक्विटी भी बहुत तेज हो चुकी है। ओनली लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में पिछले कुछ हफ्तों में कोई तेजी नहीं आई है। अब मेरे हिसाब से जो ब्रेकआउट एसेट क्लास है वो इंडिया 30 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड है, जो कि तकरीबन इस टाइम 7.30 7.31 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में आरबीआई के भी रेट कट्स होंगे, फेड के भी रेट कट्स होंगे, स्लो डाउन भी आएगा, रिसेशन भी आएगा। और ये जो ब्याज की दरें लॉन्ग टर्म जो अभी 7.30 के रेंज में है, ये 6% के करीब आएंगी। और अगर वो 6% आ जाती हैं तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में आपको जो है तकरीबन 15 से लेके 18% साल का सीएजीआर आने वाले साल 2 साल के लिए 2 साल के लिए बन सकता है। अदरवाइज ना तो इस समय हम सोने में, ना चांदी में, और ना ही अब इक्विटीज के बढ़ने के बाद उसमें कोई बहुत ज्यादा निवेश की हम सलाह नहीं दे पा रहे हैं विश्वमोहन जी। ओके,
चलिए, ये राय एक मुकम्मल राय आपकी तरफ से आ गई है। वापस से बाकी कमोडिटीज़ पे आपसे राय लेंगे, लेकिन उससे पहले अंकित कपूर जी से एक सवाल ले लेते हैं चांदी को लेकर। अंकित जी, आप क्या सलाह दे रहे हैं चांदी में जो अचानक जो तेजी आई है, फिर से वापस से बहुत सारे लोग होंगे जो लिफ्ट आउट फील कर रहे होंगे कि एक मौका था, हमने डर के मारे, रिस्की लग रहा था, हमने एंट्री नहीं की, और अब वापस से देखिए चांदी फिर उसी रफ्तार में दिख रही है। क्या करना चाहिए, क्या सलाह दे रहे हैं, और टाइम फ्रेम भी बताइएगा जो भी टारगेट आप दे रहे हैं उसका। बिल्कुल। नमस्कार विश्वन जी। ओवरऑल सिनेरियो अगर देखा जाए तो अमित जी ने बिल्कुल सही बात बोली है कि यहाँ पे थोड़ा सा बबल क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और इसमें अंदर स्ट्रेंथ बाकी है। तो $20 के आसपास इसके अंदर स्ट्रेंथ बाकी है। 54.50 जो पिछली 3 बार से अभी तक तोड़ नहीं पाया है। आज तीसरा दिन था जहां पे $54.22 लगा है। इसके बाद 54.50 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग आती है तो नॉन स्टॉप टारगेट $59 से $61 तक देखने को मिलेंगे। चार्ट्स की अगर बात करें तो चार्ट्स पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म टारगेट्स हम लेके चल रहे हैं। तो आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर हो सकता है कि $61 का जो टारगेट है बहुत जल्दी अचीव होता नजर आए। शॉर्ट टर्म इंटरडे की अगर बात करूंगा तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म इंटरडे तो नहीं होगा ये, क्योंकि आज मोमेंटम बहुत कम है। अगर कोई भी गिरावट मिलती है तो अगले कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो सिल्वर के अंदर 1,66,500 के आसपास खरीदी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1,64,000 का रहेगा। टारगेट 1,70,000 तक देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल फ्रंट की अगर बात करें तो 54.50 मेजर रेजिस्टेंस है। अगर आज वीकली क्लोजिंग भी है और मंथली क्लोजिंग भी है, अगर आज क्लोजिंग 54.50 के ऊपर मिल जाती है तो काफी बेहतर रहेगा। ओके, तो चांदी शॉर्ट टर्म में 1,70,000 आपको दिख रही है जो रिकॉर्ड के करीब है, लेकिन जो $61 आपने कॉमेक्स पर बोला है अंकित जी, अगर रुपए में कन्वर्ट करें एमसीएक्स के लिहाज से तो वो कितना भाव बैठता है? 1,80,000 के आसपास भाव बैठता है इसका, और 1,80,000 से 1,85,000 और मंथ एंड, क्योंकि इसके अंदर फंडामेंटल्स थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। मैं जिस तरह से न्यूज देख रहा था वहां पे चाइना के अंदर 40% डेफिसिट इस समय देखने को मिल रहा है सिल्वर का, और वहां पे सिल्वर की सप्लाई भी कहीं ना कहीं रोकते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोपियन कंट्री से बहुत ज्यादा डिमांड निकल के आ रही है, और जितनी 58% इंडस्ट्रियल डिमांड जो थी आज से 3 महीने पहले, अब वो चेंज होकर 60% तक आ गई है। और 1% का स्लाइटली फर्क भी और अगर देखने को मिला तो डेफिनेटली यहां से और तेजी हमको देखने को मिलेगी। तो $61 अगर आता है तो 1,80,000 1,85,000 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए अब अमित खरे जी से समझ लेते हैं। अमित खरे जी, आप बताइए आपकी राय क्या है, गोल्ड और सिल्वर दोनों पर दीजिएगा, जो यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह है? नमस्कार विष्णुमन जी, आज बहुत ही धांसू कॉम्बिनेशन आपने बनाया है। 3 अमित जी जो है अवेलेबल हैं और एक हमारे अंकित जी अवेलेबल है। ए चारों लोग जो है तो सेम राशि के हैं। देखा जाए तो अभी ट्रेडिंग के लिहाज से अगर हम बात करें तो मोमेंटम इन दिनों काफी बड़ा है और बहुत अच्छा है, स्पेशली बायर्स के लिए। तो मैंने प्योरली रिस्क और मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए ट्रेंड के अकॉर्डिंग मिनी लॉट में जो है गोल्ड सिल्वर में बाइंग की रिकमेंडेशन बनाई है। रेंज का फायदा उठाते हुए ट्रेडर्स को बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। जनवरी वायदा गोल्ड मिनी अभी एक्टिव हो चुका है, तो जनवरी वायदा गोल्ड मिनी में 1,26,600 के आसपास एक फ्रेश खरीदारी का ट्रेड ट्रेडर्स को करना है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में मेरे को लग रहा है 1,28,500 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 1,25,400 इसका स्टॉप लॉस है। वहीं पे फरवरी वायदा मिनी सिल्वर की अगर हम बात करें तो इसका जो एंट्री पॉइंट है 1,66,400 रुपए का है आज का, और टारगेट जो रखना है 1,69,000, 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का टारगेट है। और स्टॉप लॉस इस केस में 1,64,700 का है। ये प्योरली ट्रेडिंग बेस्ड कॉल है जो कि 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए रहेगी। अब मैं खास लेवल का, जैसा कि अंकित जी ने भी यहाँ पे हमको बताया कि 54.50 स्पॉट के अकॉर्डिंग सिल्वर काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 54.50 के ऊपर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन होता है तो इसमें $4 की और तेजी देखने को मिलेगी, जो कि 58.50 से $59 तक की हो सकती है। एमसीएक्स में उसके अकॉर्डिंग जो भाव होते हैं वो लगभग 1,82,000 के आसपास के होते हैं। जी दुश्मन जी। ओके, तो दिसंबर में आ जाएंगे अमित खरे जी? ये 1,82,000 तक के जो लेवल मेरे को लग रहा है फेब या मार्च 2026 तक के लिए वैलिड होना चाहिए। ओके, 1,82,000 का जो टारगेट कह रहे हैं अमित खरे जी को लगता है कि वो फरवरी मार्च तक के लिए टारगेट है। अभी 2 से 3 दिन के लिए अगर आपको ट्रेड करना है तो सिल्वर मिनी में ट्रेड करें। 1,69,000 रुपए टारगेट है सिल्वर मिनी के लिए। उस ट्रेड में आपको 1,64,700 का स्टॉप लॉस लगा ले। गोल्ड उनको लगता है 1,28,500 तक जा सकता है। 2-3
डे में अगले हफ्ते का ये टारगेट है और 1,25,400 उनका स्टॉप लॉस है। चलिए अमित शर्मा जी के पास चलते हैं। अमित जी आप बताइए, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड और सिल्वर पर? सर अमित जैन, सर मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ अमित अमित जैन जी, बोल रहे हैं। माफी चाहूंगा सर, गोल्ड और सिल्वर पर राय दे दे। सर जी जी। जबरदस्त कन्विक्शन है। बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे इतना स्ट्रांग कन्विक्शन होता है। सेल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चांदी अभी 1,64,000 रुपए के आसपास चल रही है। ये प्रीवियस हाई काटता हुआ नजर आकर 1,73,000 रुपए, 1,79,000 रुपए और 1,89,000 तक के भाव दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, किसी को भी लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बिल्डअप करना है तो 1,56,000 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस अपने दिमाग में रखिए, जरूर मेंटेन करिए। आने वाले टाइम पर बाजार 1,73,000, 1,79,000 और 1,89,000 तक भी देखने को मिल सकता है। ब्रॉडर जो टारगेट दे रहा हूँ वो करीब करीब 3 महीने लग सकते हैं। बाकी 1,73,000 और 1,79,000 हमें अभी जनवरी फरवरी में देखने को मिल सकता है। और वहीं मैं अगर विश्वजीत गोल्ड की बात करूं, गोल्ड में भी एक अच्छी खासी तेजी डेवलप होती हुई नजर आ सकती है। 1,23,000 का मंदा नहीं लगता है। दिसंबर वायदा कारोबार जो चल रहा है, अभी अभी जो प्रेजेंट रेट है, ये अभी हमें 1,27,000 और 1,31,000 प्रीवियस टॉप तक एटलीस्ट जाने की पॉसिबिलिटी बना रहा है। 1,27,000, 1,31,000 तक भी जाने की संभावनाएं गोल्ड में आपको यहां से लग रही है। अमित जैन साहब का ये राय है। चलिए गोल्ड पर अमित गोयल जी, आपकी राय मैं नहीं ले पाया था, आपका नजरिया क्या है? क्या अभी भी आपको लगता है कि गोल्ड में करेक्शन वो बाकी है? अगर करेक्शन बची है तो कितना इंतजार करना पड़ेगा उस करेक्शन के लिए? विश्व मोहन जी देखिए, मुझको ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट्स में एक पूरा रिजीम चेंज दिख रहा है आने वाले साल सवा साल में। मुझको ऐसा लगता है कि ये जो इन्फ्लेशन के जो फियर्स हैं, जो कि इस टाइम अगर आप सर्वे करते हैं इन्वेस्टर्स का, तो कहीं ना कहीं, इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबली इन्वेस्टर्स का जो है इन्फ्लेशन को लेके जो है उनको एक बहुत फियर लगते हैं कि शायद इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा बिकॉज गवर्नमेंट के डेफिसिट्स बढ़ रहे हैं और कमोडिटीज शॉर्ट सप्लाई में है। ये सारी बातें फंडामेंटली गलत नहीं है, मगर इट्स जस्ट दैट कि मार्केट ने इनको बहुत बड़ा एग्जैजरेट करके जो है इसको एक बहुत बड़ी स्टोरी बना दिया है, जो कि एक बबल के तौर पे इमर्ज हो गया है। तो मुझको लगता है एक रिजीम चेंज होएगा अगले साल, जब एक स्लो डाउन आएगा, रिसेशन आएगा, तो वो एक डिफ्लेशनरी बस्ट टाइप की सिचुएशन होगी। और अगर डिफ्लेशनरी बस्ट होता है तो सोने और चांदी की बहुत पुरानी हिस्ट्री है कि जितने भी डिफ्लेशनरी बस्ट होते हैं उसमें सोने और चांदी दोनों गिरते हैं। जैसे कि मार्च 2020 में कोविड के टाइम हुआ, या अक्टूबर 2008 में लीमन के टाइम हुआ, या 2001 में टेक बबल बर्स्ट के टाइम हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है वो रिजीम चेंज होएगा और उस रिजीम चेंज में सोना और चांदी दोनों को ही काफी गिरना पड़ेगा। तो मेरे नीचे के लेवल्स, बहुत नीचे के लेवल्स आते हैं विश्व मोहन जी। तो हमें समय भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक समय देना पड़ेगा मार्केट को ये रिजीम चेंज को अप्रिशिएट करने के लिए और डिस्काउंट करने के लिए, और लेवल्स भी नीचे आने पड़ेंगे। तो लेवल और टाइम दोनों को, हमें दोनों का समन्वय करके चलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अभी हम उस बॉटम पॉइंट से बहुत ज्यादा दूर हैं। सोने में मुझे अभी भी जो है लगता है कि 3,000 के नीचे का हमें प्रभाव मिलना चाहिए डॉलर टर्म्स में। और चांदी में जो है मुझे यहां से बहुत नीचे के भाव दिखते हैं, क्योंकि अगर यूएस में रिसेशन आ गया तो आप मान के चलिए कि किसी भी रिसेशन में चांदी जो है वो 40-50% से नीचे कभी चांदी कम नीचे गया नहीं है। तो अगर वो रिसेशन आ गया तो जो भी टॉप लगेगा, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो टॉप जो है 54.5 का है या 55 का होएगा या 56 का होएगा या 57 का होएगा, मगर जो भी टॉप लगेगा वहां से आप मिनिमम 40% का आप एक कट मान के चलिए, जो कि जब भी रिजीम चेंज होएगा, और मुझे वो रिजीम चेंज 2026 में ही दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 3 साल दूर है। मुझे लगता है कि वो 1 से लेके सवा डेढ़ साल में वो पूरा का पूरा रिजीम चेंज हो जाएगा और इन्फ्लेशन के जगह डिफ्लेशन जो है सबसे बड़ा वर्ल्ड का प्रॉब्लम होगा। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बहुत मेजर एप्रिसिएशन होगा और तकरीबन सारी कमोडिटीज अपने टॉप से जो है 30 से लेके 50% सारी कमोडिटीज को जो है वो गिरना होगा। ओके, तो हालांकि उस दौर में जब गिरावट आती है सोने चांदी में तो बहुत तेजी से रिकवरी भी आती है, लेकिन एक
पुल बैक तो जरूर दिखता है इस तरह की मंदी में, जितने भी हिस्टोरिकली हमने देखा है। सोने में भी शुरुआत में महीने भर में गिरावट आती है, चांदी भी शुरुआत में काफी तेजी से गिरती है, लेकिन ये दोनों काउंटर तेजी से रिकवर भी करते हैं। तो एक बड़ी गिरावट की संभावना आप यहाँ पर जता रहे हैं। चलिए कुछ सवालों के भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ दर्शक भी है जिन्होंने सवाल भेजे हैं। प्रमोद सुहाने हैं मुंबई से। इनका सवाल है कि दिसंबर महीने की जिंक 298 रुपए में खरीदी है, कहां तक होल्ड करना चाहिए? अमित जैन साहब, आपसे मेरा सवाल होगा, प्रमोद सुहाने जी को गाइड कीजिए। दिसंबर महीने की जिंक इन्होंने खरीद रखी है, क्या करना चाहिए? सर बहुत बढ़िया भाव में बाय करी हुई है, 298 के आसपास, 296 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। एक बार 302 रुपए का आंकड़ा अगर कट जाता है तो 304 तक टेस्ट हो सकता है, और 304 रुपए के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है तो हम इसको 311 रुपए तक देख सकते हैं। 296 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है। 296 के नीचे जाने के बाद कहानी चेंज होती हुई नजर आ सकती है। ओके, तो 296 के नीचे अगर फिसला था वहां से दबाव बन सकता है, अदरवाइज 304 पहला, फिर 311 तक के भी रास्ते खुले हुए अगर 304 को क्रॉस करता है तो। शिप्रा है पुणे से, क्या ये 50 किलो चांदी खरीदने का सही वक्त है क्या? ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अमित गोयल जी, आपसे मैं ये सवाल ले लेता हूं। 50 किलो चांदी खरीदना चाह रही है, खरीदना होगा तो किस भाव पे खरीदना चाहिए? आप गिरावट की भी आशंका जता रहे हैं, इनको खरीदना है, किस भाव पे खरीदना जहां पे रिवॉर्ड भी अच्छा हो और रिस्क कम से कम हो? देखिए शिप्रा जी, मेरा ऐसा मानना है कि आप एक लंबी अवधि के निवेश के लिए आप खरीदना चाह रही हैं, और आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो है वो नहीं शायद आप करना चाह रहे हैं। तो अगर आपका अंदाजा या आइडिया जो है एक लॉन्ग टर्म निवेश का है, तो मैं चांदी खरीदने की सलाह नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अगर ये यहां से आपके खरीदने के बाद 2 या 4 या 5% बढ़ भी गया तो शायद आप जो है वो उसको ना बेच पाए। मेरे हिसाब से जो अपसाइड है वो बहुत लिमिटेड है, और जो पोटेंशियल डाउनसाइड है अगले 1 साल में वो वहां से बहुत ज्यादा है। तो अगर आपका जो ध्येय है वो एक लंबी अवधि के निवेश का है, तो मैं उसके लिए जो है वो हामी में सलाह नहीं दे पाऊंगा। मगर अगर आपका ध्येय जो है एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने का है, और आप एक स्टॉप प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों को अगर आप कर सकती हैं, तो मे बी आप जो है ये चीज कर सकती हैं। मगर मेरे हिसाब से निवेश का समय तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ओके, तो निवेश का समय नहीं दिखता है। आप अंकित जी क्या सलाह देंगे? 50 किलो काफी हेवी बाइंग करना चाह रही हैं, आपको लग रहा है कि ये सही भाव है कि वेट करना चाहिए? विश्वमोहन सर, यहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटल्स को हमको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को सबसे पहले खुशी की बात यह है कि जीडीपी 8.2% से ग्रो हुई है इंडिया की। और उसके बाद जिस तरह से चीजें निकल के आ रही, कुछ चीजें अभी डेवलपमेंट आने वाले टाइम में होने वाला है, जैसे इंडिया की डील हो सकती है, ट्रेड डील हो सकती है 2025 के अंदर। एक्सपेक्ट कर रहे हैं रशिया यूक्रेन का जो टॉक है उसके बारे में बातचीत हो सकती है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने आज कुछ चीजें बोली हैं वो जो काफी खतरनाक हो सकती हैं। जैसे उन्होंने बोला है कि बेनिफिट्स और सब्सिडीज हटा देंगे नॉन सिटीजन के लिए। उसके बाद डेवलपिंग नेशंस का वीजा भी मुश्किल वो कर सकते हैं, और यूएस का इनकम टैक्स जो जीरो करने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर वापस अनक्लैरिटी और अनजस्टिफाइड थोड़ा सा नजर आ रहा है। 50 किलो चांदी, अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि ये सिनेरियो 2011 वाला रिपीट होना चाहिए, जहां पे गोल्ड स्टेबल हो गया था और चांदी अनएक्सपेक्टेड मूव दिया था। 1980 में हमने देखा था चांदी ने $49 का हाई लगाया था, फिर 2011 में $49 का हाई लगाया था, और 2025 में आज हम $50 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो टेक्निकली अगर बात करूं, हो सकता है कि जैसे मैं काउंटर व्यू नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो टेक्निकल्स बोल रहे हैं उसके बेस पे मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि अभी चांदी के अंदर मुझे इसमें तेजी दिख रही है। खरीदारी किसी को करनी है तो यहाँ पे करी जा सकती है। आने वाले टाइम में इसमें तेजी देखने को मिलेगी, $64 $75 तक भी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक अगर शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो डेफिनेटली इसके अंदर पॉजिटिव ट्रेंड है। अगर आपको लंबा नजरिया रखना है तो फिर यहाँ पे 50 किलो खरीद के चलिए। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मेरी भी यही राय कि इस लेवल पे खरीदारी रिस्की हो सकती है। यहां से आपको अगर चांदी 30 से 40 हजार भी चल जाती है तो शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो यहां पे आप चांदी खरीदिए और लंबी अवधि का नजरिया रखिए, कम से कम 3 से 5 साल का, और अपने को एसआईपी मोड में चाहिए, ताकि वहां पे आप एवरेजिंग कर सकें और आपका जो बेनिफिट है वो बेहतर तरीके से हो सके। विश्वनाथ सर। सलाह आपके लिए चांदी पर आ गई है। रोहित है नागपुर से।
अगले दर्शक है, ये जानना चाह रहे थे कि चांदी का अगला टारगेट क्या रहेगा। अमित खरे जी, आपने हालांकि चांदी के टारगेट दे दिए हैं, एक बार इनके लिए फिर से बता दीजिए रोहित जी के लिए कि अगला टारगेट क्या हो सकता है चांदी का। बिल्कुल रोहित जी के लिए मैं लेवल्स रिपीट कर देता हूँ कि मेरे को रेंज अभी जो है हाल फिलहाल शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म से मतलब 1 से 2 महीने के लिए क्या नजर आती है। अगर हम मार्च वाइडर सिल्वर के हिसाब से बात करें तो अभी 167 के आसपास जो है ये प्राइजेस चल रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है 1,55,000 मैक्स टू मैक्स बॉटम मान के चलिए। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी भी केस में गिरावट आती है तो 1,55 से ज्यादा एज पर मार्च वाइडर अभी हाल फिलहाल 1 से 2 महीने में नहीं जाएगी। ऊपर में देखा जाए तो जैसे ही 54.50 स्पॉट के अकॉर्डिंग लेवल क्रॉस होता है तो बिल्कुल 1,82 के आसपास के भाव हमको देखने को मिल सकते हैं। तो 1,55 से लेके 1,82 ये रेंज मेरे को लग रही है अगले 1 से 2 महीने में हो सकती है। ओके, अगले दर्शक है किशन सिंह देवड़ा है राजस्थान से। निपॉन सिल्वर ईटीएफ इन्होंने खरीदा है, 2000 यूनिट्स खरीद रखी है 156 के एवरेज प्राइस पर। किसको होल्ड करना चाहिए या निकल जाए? निपॉन सिल्वर ईटीएफ को लेकर आप ट्रैक कर रहे हैं क्या अमित गोयल साहब? क्या राय है? निपॉन सिल्वर ईटीएफ में ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है, क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए क्या? विश्व मोहन जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब ये कितने पे क्लोज हुआ है आज? क्योंकि मैं एमसीएक्स को बहुत एक्टिवली ट्रैक करता हूँ, ईटीएफ के प्राइसेस को मैं उतना एक्टिवली ट्रैक नहीं करता हूँ। ओके, 156.80 के आसपास का क्लोजिंग प्राइस है और 156 इनके एवरेज प्राइस भी है, तो उससे ऊपर ही चल रहा है। क्या होल्ड करने में समझदारी होगी? नहीं, मैं तो उनको ये सलाह दूंगा कि अभी देखिए बहुत अच्छा तेजी का माहौल है और ये हो सकता है कि $54 काट के चांदी और वहां से आधा या 1 या 1.5 डॉलर बढ़ जाए। अगर ऐसा हो जाता है आने वाले 2 हफ्तों में, तो मुझे लगता है कि उनको अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना चाहिए और दोबारा से उनको नीचे खरीदने का मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए, यकीन मानिए, टॉप और बॉटम तो कोई भी जो है वो जज नहीं कर सकता है, मगर एज एन इकोनॉमिस्ट मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हमारे 15-16 साल अनइंटरप्टेड ग्लोबल बूम आया है विद अ माइनर इंटरप्शन ऑफ कोविड। तो एक ग्लोबल इकोनॉमी में हमें बहुत सारे ट्रबल पॉइंट्स दिख रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स में बहुत सारे बबल्स दिख रहे हैं, जिसमें नैस्डैक और एआई भी बबल एक शामिल है, हालांकि और भी बहुत सारे बबल्स हैं। तो अगर जो सिनारियो हम देख रहे हैं अगर वो प्ले आउट होता है आने वाले 12 से लेके 15 महीने में, तो यकीन मानिए इक्विटीज और सोना और चांदी ये सभी जो है आपको काफी डीप नेगेटिव रिटर्न दे सकते हैं। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म बायर बनना भी है तो भी हमें जो है, मुझे लगता है कि यहां से बहुत बेहतर खरीदारी के दाम मिलेंगे। मगर अभी अगर आपको मोमेंटम में सेल करने का मौका मिल जाता है तो किशन जी, आप जो है वो आपको वो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, तो ये सलाह आपके लिए, किशन जी के लिए। अगले दर्शक है माणिक शाह है गुजरात से। चांदी में निवेश का अभी सही समय है या इंतजार करें? अमित जैन साहब, आप बता दीजिए माणिक शाह जी को क्या करना चाहिए? सर यहाँ से अगर मुझे ऐसा लगता है 1,000-1,500 रुपए, जैसे सब कह रहे हैं कि मंदी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म में मंदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। इसका एक सिंपल साइकोलॉजिकल रीजन भी देना चाहूंगा। 1,71,000 रुपए के आसपास हमने अभी टेस्ट किया था प्रीवियस रैली में। आज 1,64,000 रुपए के आसपास चांदी खड़ी हुई, 1,40,000 रुपए के आसपास का लो लगाकर। यूजुअली विश्वा जी जो भी बाय करता है चांदी और गोल्ड को, ये एक विजन के साथ बाय करता है कि मेरे को लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड करना है। क्योंकि बाय करने से बुलियंस को डर नहीं लगता है, क्योंकि आपको हमको सबको पता है कि ये चीजें टूटती है तो बढ़ भी जाती है। जिस किसी ने भी 1,65,000 में पहले बाय कर रखा था उसको भी आज आज की डेट में भी प्रॉफिट में एग्जिट मिल रही है। किसी ने लोअर लेवल पे एवरेज आउट किया उसको भी प्रॉफिट में एग्जिट मिल गई है। बाजार इतनी आसानी से प्रॉफिट में एग्जिट नहीं देता है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, महीने से 3 महीने के अंदर मुझे एक बड़ी रैली वापस से ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग एग्जिट कर लेंगे वो वापस से बड़े लोगों के पास, यानी जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, वो लोग रिटेलर की पोजीशन को भी एब्जॉर्ब कर जाएंगे। और अगर उन्होंने इस पोजीशन को एब्जॉर्ब कर लिया तो एक वापस से एक रैली कम से कम 5 से 6% की हमें देखने को मिल सकती है। यहां से अगर 1,000-1,500 रुपए का करेक्शन आए तो बिंदास लेना चाहिए, बहुत बड़े करेक्शन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल अभी हमें हमारा ये काम है कि भाई हम लोगों को अभिमन्यु ना बना दें। तो अभिमन्यु बनने से बचने के लिए 1,56,000 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रखना है। आने वाले समय पे 1,73,000, 1,79,000, 1,78,000, 19 से 1,89,000 के भाव बड़ी
बड़ी आसानी से देखने को मिल सकते हैं। लॉन्गर टर्म में जैसे अगर कोई पोजीशन चेंज होती है तो हम लोग वापस से आकर अपने ओपिनियन शेयर कर देंगे। ओके, चलिए, तो ये राय है। एक छोटा सा जवाब अंकित जी दे दीजिए। क्रिश है दिल्ली से, कॉपर पे जाना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कॉपर पर क्या राय है अंकित जी? कॉपर सर, मैं आपके शो पे आया था तब 1018 पे मैंने बाय दिया था, और आज तीन ने मतलब करीब करीब 24 से 48 घंटे हो चुके हैं और केवल 4 रुपए का मोमेंटम मिला है। तो बहुत ज्यादा इसके अंदर मोमेंटम अभी देखने को नहीं मिल रहा है। जिसने भी खरीदारी कर रखी है वो 1015 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और 1030 तक का टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं पोजिशनल की, तो इसके अंदर तेजी बनी रहेगी जैसे डिमांड निकल के आ रही है। जैसे हम ग्लोबल सप्लाई अगर देखे जाए तो कॉपर के अंदर कंस्टेंट काफी दिख रहा है। इसके कारण मुझे आने वाले टाइम में 1060 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो कॉपर में ट्रेंड पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म टारगेट 1030 का रहेगा और मीडियम टारगेट मतलब 15 से 20 दिन या एक महीने का टारगेट जो रहेगा वो 1060 तक रहेगा। ओके, शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया और उन्हें बता दिया कि सोने चांदी और मेटल्स में उनको क्या करना चाहिए। तो इस शो को यही समेटेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।